Hello, good morning, 12th standard students. Today I want to explain you about the criticism of law of DMU and significance of law of DMU. Yesterday I already sent the video and yesterday I already sent the notes. Today I am going to explain by video. Okay. What do you mean by criticism? Criticism is what? Criticism means we can say minus point or we can say uh, demerits of law of DMU, right? The following are the demerits of law of DMU. First point is unrealistic assumption. मीन्स जो लॉ ऑफ DMU का एजम्पशन है वो अनरियलिस्टिक है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है. क्योंकि लॉ ऑफ DMU का एजम्पशन क्या है? प्राइस सेम रहना चाहिए, कस्टमर का टेस्ट चेंज नहीं होना चाहिए, यूटिलिटी को नंबर में काउंट करने आना चाहिए. लेकिन प्रैक्टिकली रियली इट इज़ नॉट पॉसिबल. प्राइस ऑलवेज गोइंग टू चेंज, demand always going to change, taste of customer always going to change, then it is not practically possible. Is this clear? Then first point, unrealistic assumption. There are many assumptions of law of DMU like cardinal measurement, no change in taste and habit of customer. All are unrealistic. ये unrealistic है, practically it is not possible. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट है कार्डिनल मेजरमेंट. कार्डिनल मेजरमेंट नंबर्स में काउंट करना. यूटिलिटी एक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है, हम लोग उसको नंबर्स में काउंट नहीं कर सकते, तो इट इज़ ऑल्सो नॉट पॉसिबल. According to this assumption, utility should measured cardinally, but in practice it is not possible. Utility is psychological concept. हम लोग उसको रैंक दे सकते हैं कि पहला बहुत अच्छा लगा, उसके बाद कम अच्छा लगा, लेकिन हम वी कैन नॉट काउंट इन द नंबर्स. ओके. इंडिविजिबल गुड्स, उसने क्या बोला, एक गुड्स जो है इंडिविजिबल होना चाहिए, लेकिन एक्चुअली देखने जाए दिस लॉ इज़ नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ फ्रिज, टीवी, एयर कंडीशन. क्योंकि फ्रिज, टीवी, एयर कंडीशन को हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते, राइट. तो उसने क्या बोला है कि इंडिविजिबल होना चाहिए, गुड्स जो है डिविजिबल होना चाहिए. तो दिस लॉ इज़ नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ फ्रिज, टीवी, एयर कंडीशन बिकॉज दिस गुड्स इज़ परचेज इन सिंगल यूनिट. क्योंकि इसको हम लोग सिंगल यूनिट में खरीदते हैं और हम लोग इसको साल भर यूज़ करते हैं, तो इसमें ये लॉ काम नहीं करेगा. सिंगल बॉन्ड, दिस लॉ एज्यूम दैट कंज्यूमर हैज़ टू सेटिस्फाई सिंगल बॉन्ड. मतलब ये लॉ क्या एज्यूम किया है? कस्टमर्स का वांट एक ही रहना चाहिए, कस्टमर्स के मल्टीपल वांट नहीं होने चाहिए. लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा है क्या? कस्टमर के तो बहुत सारे वांट होते हैं, तो ये भी एक माइनस पॉइंट है. दिस लॉ एज्यूम दैट कंज्यूमर हैज़ टू सेटिस्फाई सिंगल वांट, बट इन रियलिटी कंज्यूमर हैज़ टू सेटिस्फाई मल्टीपल वांट एट ए टाइम. इस लॉ ने क्या बोला है? कस्टमर को एक ही वांट कंप्लीट करना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली कस्टमर क्या सोचता है कि मेरी बहुत सारी ज़रूरतें पूरी हो. नेक्स्ट पता है कॉन्स्टेंट मार्जिन यूटिलिटी ऑफ मनी, राइट. इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द लॉ बिकॉज मनी का जो वैल्यू है वो पर्सन टू पर्सन चेंज होता है. अभी 1 रुपया किसी एक आदमी के लिए बहुत वैल्यूबल रहेगा, तो किसी दूसरे आदमी के लिए उतना वैल्यू नहीं रखेगा. रिच पर्सन के लिए 1 रुपये का कोई वैल्यू नहीं, इतना वो इम्पोर्टेंस नहीं देगा. 10,000 रुपये का हम ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे मिडिल क्लास पीपल, बट सेम 10,000 रुपये इज़ नॉट मोर वैल्यूबल फॉर द रिचर पीपल हु इज़ अर्निंग करोड्स और इन मंथ, राइट. दैट्स वाई द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. बट लॉ क्या बोलता है? कॉन्स्टेंट रहना चाहिए, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल. लॉ के हिसाब से पैसे का वैल्यू सबके लिए सेम होना चाहिए, लेकिन ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है. पैसे का वैल्यू सभी के लिए अलग अलग होता है. दिस इज़ वन ऑफ द एजम्पशन ऑफ लॉ दैट मनी हैज़ कांस्टेंट मार्जिन यूटिलिटी, बट इन रियलिटी मार्जिन यूटिलिटी ऑफ मनी इज चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, राइट. क्या लिखा है? दिस इज़ वन ऑफ द एजम्पशन ऑफ लॉ. लॉ का ये एजम्पशन है दैट मनी हैज़ कांस्टेंट मार्जिन यूटिलिटी, मनी को कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी होना चाहिए, बट इन रियलिटी मार्जिन यूटिलिटी ऑफ मनी इज चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. लेकिन रियलिटी में क्या होता है? पर्सन टू पर्सन मार्जिन यूटिलिटी चेंज होता है, मार्जिन यूटिलिटी इज गोइंग टू चेंज. इज दिस क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिग्निफिकेंस ऑफ लॉ ऑफ DMU. लॉ ऑफ DMU का इंपॉर्टेंस क्या होता है? फॉलोइंग आर द क्रिटिसिज्म, सॉरी क्रिटिसिज्म लिखा है, उसको सिग्निफिकेंस डाल देना. सिग्निफिकेंस मतलब होता है इंपॉर्टेंस. पहला पॉइंट, लॉ ऑफ DMU इंपॉर्टेंट है कस्टमर्स के लिए. क्यों? क्योंकि कस्टमर्स को मालूम पड़ता है कि हमको अपना यूटिलिटी या सेटिस्फेक्शन कैसे मैक्सिमाइज करना है. दिस लॉ क्रिएट अवेयरनेस अमंग द कंज्यूमर, कस्टमर के माइंड में अवेयरनेस लाता है. टू मैक्सिमाइज सेटिस्फेक्शन वी कैन डाइवर्सिफाई आवर कंजम्पशन. सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमाइज करने के लिए हम लोग अपना कंजम्पशन डाइवर्सिफाई कर सकते हैं. जैसे अभी फॉर एग्जांपल एप्पल खाने का मन है, एप्पल से सेटिस्फाइड हो गया तो हम लोग ऑरेंज खा सकते हैं. वी कैन टेक अनदर फ्रूट ऑल्सो टू सेटिस्फाई आवर वांट. ठीक है.
तो इससे कस्टमर्स को मालूम पड़ता है कि हम अपने वांट्स को कैसे मैक्सिमाइज कर सकते हैं। यूज़फुल टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के लिए भी यूज़फुल है, क्योंकि लॉ ऑफ डीएमयू क्या करता है, गवर्नमेंट को हेल्प करता है पॉलिसीज़ बनाने के लिए। दिस लॉ इज़ यूज़फुल फॉर द गवर्नमेंट बिकॉज इट हेल्प द गवर्नमेंट टू फ्रेम पॉलिसीज। बेसिस ऑफ पैराडॉक्स ऑफ वैल्यूज़, पैराडॉक्स ऑफ वैल्यूज़, अभी पहला पैराग्राफ पढ़ लेते फिर बताता हूँ। दिस लॉ हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू। इट हेल्प अस अंडरस्टैंड अबाउट थिंग्स विच हैज़ मोर वैल्यू इन यूज़ बट जीरो वैल्यू इन एक्सचेंज, like air and water. It also helps us to understand what about the goods which has zero value in use but more value in exchange, like gold, silver and diamond. Okay. ये लॉ से हम लोग को मालूम पड़ता है पैराडॉक्स ऑफ वैल्यूज़। पैराडॉक्स ऑफ वैल्यूज़ मतलब क्या, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जिसका वैल्यू जो है जीरो है लेकिन उसका यूज़ बहुत है। जैसे एयर हो गया, वाटर हो गया। एयर का वैल्यू इतना खास नहीं है लेकिन उसका यूज़ हमारे लाइफ में बहुत है। वाटर का वैल्यू इतना खास नहीं है लेकिन वाटर का वैल्यू हमारे लाइफ में बहुत है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी होती है जिनका यूज़ तो जीरो है लेकिन वैल्यू बहुत ज़्यादा है। हमारे यूज़ में कुछ नहीं आएगा लेकिन उसका वैल्यू बहुत ज़्यादा है। गोल्ड, सिल्वर, डायमंड। गोल्ड हम लोग क्या, हम लोग उसको यूज़ तो करते नहीं है। सिल्वर हम यूज़ करते नहीं, डायमंड हम यूज़ करते नहीं है, लेकिन उसका वैल्यू क्या है, बहुत ज़्यादा है। इज़ दिस क्लियर? तो पैराग्राफ में वही लिखा है, ध्यान से पैराग्राफ पढ़ना, समझ में आ जाएगा। बेसिस ऑफ लॉ ऑफ यूटिलिटी, जो लॉ ऑफ डीएमयू यूटिलिटी का बेस है। दिस लॉ इज द बेस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। इट हेल्प अस टू अंडरस्टैंड लॉ ऑफ डिमांड। अगर डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी का बेस समझ में आ जाएगा, कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, तो हम लोग लॉ ऑफ यूटिलिटी समझ सकते हैं। व्हेन कंज्यूमर कंज्यूम मोर यूनिट ऑफ कमोडिटी, इट्स मार्जिन यूटिलिटी डिक्लाइन। जब भी कस्टमर ज़्यादा यूनिट खरीदता है उसका मार्जिन यूटिलिटी कम होता है। देन यू वुड परचेज एडिशनल यूनिट ऑफ कमोडिटी लोअर प्राइसेस। तो जो एडिशनल यूनिट है वो कम प्राइस में खरीदता है। समझिए, आगे लॉ ऑफ डिमांड जब पढ़ेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा। तो लेकिन इतना अभी खाली इतना याद रखो कि जो लॉ ऑफ डीएमयू है लॉ ऑफ यूटिलिटी का बेस है। हाँ, दिस इज लॉ इज बेस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। हाँ, लॉ ऑफ डीएमयू जो है लॉ ऑफ डिमांड का बेस है। इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द लॉ ऑफ डिमांड। ये अपने को लॉ ऑफ डिमांड समझने में हेल्प करेगा। व्हेन कंज्यूमर कंज्यूम मोर यूनिट ऑफ कमोडिटी, इट्स मार्जिन यूटिलिटी डिक्लाइन। जब कस्टमर ज़्यादा यूनिट खरीदता है कमोडिटी का, इसका मार्जिन यूटिलिटी क्या होता है, कम होता है। देन यू वुड परचेज एडिशनल यूनिट ऑफ कमोडिटी लोअर प्राइस। तो एडिशनल यूनिट क्या करेगा, लोअर प्राइस में खरीदेगा। जैसे मेरा मार्जिन यूटिलिटी ऑलरेडी कम हो गया तो जो मैं दूसरा यूनिट खरीदूंगा वो कम भाव में खरीदूंगा। इज दिस क्लियर? तो कोई भी डाउट रहेगा रिगार्डिंग द क्रिटिसिज्म ऑफ लॉ ऑफ डीएमयू और रिगार्डिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ लॉ ऑफ डीएमयू, कैन आस्क। व्हाट्सएप पे मैसेज भेजो। आई एम ट्राइंग टू सॉल्व योर डाउट्स। ठीक है, हैव अ गुड डे, गुड मॉर्निंग।